नमस्कार। कुछ दशक पहले एक बहुत बड़ी चर्चा के बाद बाजार में बीज रहित नामक फल उपलब्ध हुए। इस शोध की बहुत सराहना भी हुई। ये सभी फल खाने के लिए, सब्जियों के लिए उपयोग किए जाते थे। इस बीज रहित प्रकार को बहुत अच्छा माना गया। 50 साल पहले भी अनार के बीज बहुत सख्त और कठोर होते थे। कुछ दशकों से अनार के बीज कमजोर और मुलायम हो गए हैं। अंगूर में भी सख्त बीज होते थे और आज ऐसी स्थिति है कि बीज रहित अंगूर में कोई बीज ही नहीं है। पेरू फलों में भी बड़ी मात्रा में बीज होते थे, आज उनमें बहुत कम बीज है। बैंगन में बीजों की मात्रा कम हो गई है। इसका कारण अनुसंधान प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया बीज रहित ये प्रकार है। इस प्रकार में उन फलों का स्वाद नहीं बदला, बल्कि उन्हें खाना बहुत आसान हो गया। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उन्हें आसानी से खा सकता है। इस वजह से वे लोकप्रिय भी हो गए। लेकिन मुझे याद है, उस समय गांव के लोग कहते थे, अगर इसमें बीज नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई इसमें शक्ति भी नहीं है। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ज़्यादातर नहीं दिया। और तो और ये बीज रहित फल आकार में बड़े हो गए और इस वजह से उसे खाने की संतुष्टि मिलने लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहीं वाकई सही है? और इसके लिए हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्कूल में पाठ्यक्रम में एक परिभाषा दी गई है कि जीव किसे कहते हैं, और फिर जीवों के गुणों की एक सूची बनाई गई। उसमें जीव की आखिरी विशेषता यह है कि उसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि अगर उसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं है तो उसे पूर्ण जीव नहीं माना जाता, और इसलिए संतान होना एक तरह की प्रतिष्ठा थी। संतान न होना कुछ हद तक समाज में निम्न स्थिति का संकेत था। इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जीव की ये विशेषता, जिसमें अपना वंश बनाने की क्षमता होती है, उसे जीवित कहा जाता था। कई बार अगर हमारे शरीर में किसी चीज़ की आसानी से कम हो जाती है तो हम उसे पूरा करने के लिए ऐसे ही पदार्थों का सेवन करते हैं, और ये सच भी है। ऐसा नहीं कहा जाता कि इसमें बीच पूरी तरह से विसंगति है। पहलवान लोग अक्सर अपने शरीर में मांस बढ़ाने के लिए मांस खाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वर्तमान समय में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी औचित्य से दी जाती है। कैल्शियम की गोलियां इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कैल्शियम कम होना होता है, और कहा जाता है कि इनके सेवन से शरीर में कैल्शियम बढ़ता है। लेकिन एक अच्छे इंसान के कैल्शियम के बढ़ने और एक ऐसे इंसान के कैल्शियम बढ़ने का फर्क होता है, जिसकी अग्नि कमजोर होती है। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यह तय है कि शरीर में कमी को पूरा करने के लिए एक ही तरह का खाना खाया जाता है। हमें स्कूली पाठ्यक्रम में विटामिन के बारे में पढ़ाया जाता रहा है। एक विटामिन है जिसे विटामिन के कहते हैं। इसके उपयोग बताते हैं कहा गया है कि यह नपुंसकता नाशक है, और फिर जहाँ यह विटामिन मिलता है वहाँ कहा गया है कि यह जिस बीज में या कोई शुरुआत होती है रीजनरेशन की अनाज में, वहाँ वो पैदा होता है। इसका दूसरा मतलब है कि यह खंडित अनाज में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसे ब्रेक की प्रक्रिया ही जीवन को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। इसलिए नपुंसकता के लिए बहुत उपयोगी है।
इसलिए इसका औषधि उपयोग किया जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर में जिस चीज़ की कमी है वो हमें किसी तरह मिल जाए, लेकिन ये काम तब नहीं होता जब अपना अग्नि कम होती है। ये सभी लोग जवान होते हैं। अगर हम हमेशा खाने वाले में खाद्य पदार्थों में ध्यान दें तो हम देखेंगे कि इन सभी खाद्य पदार्थों में सबसे बड़ा हिस्सा बीज वाला होता है। हमारे खाना में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाले खाद्य पदार्थ है बाजरा, ज्वार, गेहूँ, चावल। और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि ये सभी पौधों के बीज वाले हिस्से हैं। दूसरी सब्जी या फलों में इतनी ज़्यादा मात्रा में बीज वाले हिस्से नहीं होते और इसलिए हम इतनी ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं जिसमें बीज वाला हिस्सा होता है ज़्यादा, जिसमें पुनर्जनन होता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये तय है कि उस बीज वाले हिस्से से हमारे शरीर में जिस बीज वाले हिस्से से नई रचना हो सकती है उससे वंश शुरू हो सकता है। इस योजना के पीछे शिक्षा यही है कि समान अनुपात में बढ़ता है। संतान उत्पन्न करने का कर्म शरीर में उपस्थित शुक्र धातु से होता है और ऐसा होने से जिस प्रकार उस शुक्र धातु के उत्पादन के लिए बीज से अगली संतान उत्पन्न होती है, उसी प्रकार शुक्र धातु से नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति बढ़ाने के लिए शुक्र धातु का अच्छा होना आवश्यक है। यह बात सभी मानते हैं। इस पृष्ठभूमि में आहार से मिलने वाली अनेक प्रकार की सहायता से इस शुक्र धातु को भली भांति पोषण होता है और उस सहायता को प्राप्त करते हुए जैसा कि पहले बताया गया हमारे आहार में बीज वाला भाग अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि यदि ये बीज भाग रहित फल और सब्जियां बनाई जाए और हम इनका अधिक मात्रा में सेवन करने लगे तो शायद शुक्र धातु का जितना चाहे उतना पुनर्उत्पन्न करने का कर्म कम होने की संभावना है। और फिर समय के साथ यदि बीज रहित खाद्यान्न अधिक मात्रा में शरीर में ग्रहण किया जाए तो मनुष्य भी कुछ हद तक बीज रहित हो जाएगा और जीवों की एक विशेषता नए शरीर बनने की क्षमता नष्ट होने की संभावना है। वह संभावना तुरंत उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि हम अन्य बीजीय भागों का सेवन कर रहे हैं। उससे पुनर्जनन की शक्ति हमेशा शुक्र धातु में मौजूद होती है, लेकिन अगर उसमें धीरे धीरे कुछ असामान्यताएं विकसित होती है तो समय के साथ साथ लोग इसके कारण बीजहीन भी हो सकते हैं। इसका असर संतान पर पड़ सकता है, यह इससे स्पष्ट है। संतान उत्पादन से संबंधित बीमारियों की घटनाएं पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह इसका एक कारण हो सकता है। यहाँ तक कि अगर बीज रहित अनुसंधान के माध्यम से एक बीज रहित पौधे की प्रजाति बनाई जाती है तो कई वर्षों के बाद अगर उसका शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो एक दुखद बात हो सकती है। इसलिए हम केवल उस तरह से बीज वाले अच्छे फल खा सकते हैं या ऐसे फल जिनके बीज पुनर्जीवित हो सकते हैं वे अच्छे होने पर बेहतर हो सकते हैं। अगर उस बीज से पुनर्जनन नहीं होता है तो मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूँगा कि उस फल का सेवन करने से हम अपने शरीर में अच्छे बीज भाग का निर्माण नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।